Hello everyone, I'm Surbi Reheja and I welcome you all to the official channel of Bansal Academy. अभी हमारी 75 मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट सीरीज चल रही है, तो इसका आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा होगा मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. ग्लोबुलर प्रोटीन हम पढ़ते हैं जिसमें मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करते हैं, जहाँ से आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं. एंड मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दोनों से पार्ट सी से मतलब हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता ही है. अभी हम स्टडी करेंगे मायोग्लोबिन प्रोटीन को, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस सीरीज़ के जितने भी पीडीएफ नोट्स रहेंगे, जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो सब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, विच इज़ CSR नेट लाइफ साइंस. और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोस रहने वाली हैं वो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, CSR नेट लाइफ साइंस बंसल एकेडमी. आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो. क्या हुआ, बंसल एकेडमी ऐप है जहाँ पर आप फ्री टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना लाइव स्कोर चेक कर सकते हो कि जो भी आपने यूनिट को प्रिपेयर किया है आप उस यूनिट में कितना स्कोर कर पा रहे हो. अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, विच इज़ मायोग्लोबिन, और ये टॉपिक आपका लिया गया है लेनेंजर बुक से. देखते हैं मायोग्लोबिन के बारे में. अभी देखो सिंपल सा यहाँ पर एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन की है मायोग्लोबिन प्रोटीन की. मायोग्लोबिन प्रोटीन मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर हीम ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो यही चीज़ हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं. तो देखो सिंपल सा मायोग्लोबिन है क्या. मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है. अब इसको समझो कैसे. अब ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन एक प्योरली सोल्यूबल सब्सटेंस है, प्योरली सोल्यूबल गैस है जो प्रेजेंट है. अब ऑक्सीजन क्या है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है क्योंकि हमारे एवरी सेल्स एवरी टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. अब डिफ्यूजन के प्रोसेस से, डिफ्यूजन से सिंपल ऑक्सीजन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकती, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे और वो बाइंड करके ऑक्सीजन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करे. तो इसलिए यहाँ पर दो प्रोटीन्स यहाँ पर आते हैं, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन प्रोटीन. मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है एंड हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तो आज के वीडियो में हम मायोग्लोबिन को देखेंगे. तो मायोग्लोबिन हमारा होता क्या है. मायोग्लोबिन इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड ऑफ 153 अमीनो एसिड रेसिड्यू विद वन मॉलिक्यूल ऑफ हीम ग्रुप. तो सिंपल सा समझा जाए तो जो मायोग्लोबिन यहाँ पर होगा ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिंगल ही एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसी पेप्टाइड चेन के साथ एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है यहाँ पे हीम. ठीक है. अब ये जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है यही यहाँ पर फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी. मीन्स ये जो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है इट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन. ठीक है. अब यही जब हम हीमोग्लोबिन पे बात करते हैं, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओलिगोमेरिक प्रोटीन है. मीन्स वहाँ पर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, बट इन मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रेजेंट होती है. अब हम इसी पेप्टाइड चेन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. देखो ये जो पेप्टाइड चेन है या फिर जो मायोग्लोबिन यहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पर क्या है, एक तो हीम ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप है. हीम ग्रुप को हम अभी बाद में देखेंगे. पहले यहाँ पर अभी हम समझते हैं इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में. ठीक है. मायोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन. अभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इट कंसिस्ट ऑफ 8 हेलिकल सेगमेंट. ठीक है. मायोग्लोबिन के जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इट कंसिस्ट ऑफ 8 हेलिकल सेगमेंट. ठीक है. 8 हेलिकल सेगमेंट सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट है जिन्हें डेजिग्नेट किया जाता है फ्रॉम A to H. ठीक है. A to H तक 8 हेलिकल सेगमेंट प्रेजेंट है. अगर मैं एक रफ डायग्राम यहाँ पर ऐसे बनाऊँ तो जैसे देखो एक हेलिकल सेगमेंट ये हुआ. ठीक है. फिर यहाँ पे ये सेकेंड हेलिकल सेगमेंट यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर ये थर्ड हेलिकल सेगमेंट हुआ. ठीक है. ऐसे करके यहाँ पर ये फोर्थ हेलिकल सेगमेंट आता है, फिर यहाँ पर ये फिफ्थ होगा. ठीक है. ऐसे यहाँ पर ये सिक्स्थ आया. ठीक है. ऐसे ये सेवंथ यहाँ पर हुआ और ऐसे करके यहाँ पर ये आया 8 हेलिकल सेगमेंट.
और इनको डेजिग्नेट कैसे किया जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, ये यहाँ पे हेलिकल सेगमेंट हुए। अब ये जो हेलिकल सेगमेंट होते हैं, ये हेलिकल सेगमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। दिस हेलिकल सेगमेंट इज कनेक्टेड वाया हेलिकल बैंड्स। ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड है, दिस कनेक्टेड वाया हेलिकल बैंड्स। जैसे ये जो बैंड यहाँ पर होगा जो ए और बी हेलिक्स को कनेक्ट करता है, इट इज ए बी बैंड। अब जो बी और सी को कनेक्ट करेगा, बी सी यहाँ पर आ जाएगा, सी एंड डी को सी डी, यहाँ पर ये होगा डी ई, एंड यहाँ पर ये आ जाएगा ई एफ, और ये यहाँ पर होगा एफ जी, एंड ये यहाँ पर आ जाएगा जी एच। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। अभी मैंने जो यहाँ पर चेन का स्ट्रक्चर बनाया ना, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया, बट एक्चुअल में ये फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि फोल्डेड फॉर्म में ये कैसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसे में देखो, जैसे अब ये 8 हेलिकल सेगमेंट हुए। अब इसे में यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, हम अमीनो एसिड्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, अब यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर एक यहाँ पे रेसिड्यू दिया। रेसिड्यू जो यहाँ पर है वो हमारा हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन जो यहाँ पे प्रेजेंट है 93rd पोजीशन पर। ठीक है, 153 अमीनो एसिड की चेन है, 93rd पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, हिस्टिडीन रेसिड्यू प्रेजेंट है। और जब भी हम 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देते हैं, हम एन टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एन से एन टू सी ही प्रोटीन के सीक्वेंस को रीड किया जाता है। तो एन टर्मिनल से जो 93rd पोजीशन है वो क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे हिस्टिडीन वहाँ पे प्रेजेंट है। अभी जो 93rd पोजीशन है वो कहाँ पर आते हैं, वो इस एफ सेगमेंट में यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इफ इस एफ सेगमेंट की जो 8th पोजीशन होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है हिस्टिडीन, और ये हिस्टिडीन एक्चुअल में क्या है कि 93rd पोजीशन पर प्रेजेंट है। देखो सिंपल सा, अगर हम पूरी पेप्टाइड चेन में 1 to 153 की पोजीशन देखें तो वहाँ पर जो हिस्टिडीन रेसिड्यू है वो 93rd पोजीशन पर आता है, बट अगर हम इसको सेगमेंट के टर्म में देखें तो ये आता है एफ हेलिकल सेगमेंट में 8th पोजीशन पर। तो अब इसे हिस्टिडीन को क्या बोला जाता है, ये हिस्टिडीन यहाँ पर होगा हिस F8। ठीक है, कि ये हिस्टिडीन अब कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एफ हेलिकल सेगमेंट की 8th पोजीशन में प्रेजेंट है, बट अगर हम 1 2 मतलब पूरी पेप्टाइड चेन में देखेंगे तो ये 93rd पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन सबकी हम नेमिंग ऐसे ही करते हैं, पेप्टाइड चेन के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन मतलब नंबर क्या होगा। फिर साथ में यहाँ पर देखते हैं कि हेलिकल सेगमेंट में कौन से हेलिकल सेगमेंट में वो प्रेजेंट है और किस पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम यहाँ पर प्रोटीन की बाइंडिंग देखते हैं हीम ग्रुप के साथ, तो वहाँ पर हम इसी रेसिड्यू को देखते हैं, मतलब कौन से रेसिड्यू जो है वो हीम ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होता है और इन्हीं पोजीशन के बेस पर देखा जाता है। तो सिंपल सा, तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन 8 हेलिकल सेगमेंट कनेक्टेड वाया हेलिकल बैंड्स, A to H 8 हेलिकल सेगमेंट है। बैंड्स हमारे इन्हीं के नेमिंग पर आ जाता है कि जिन दो हेलिकल सेगमेंट को कनेक्ट करते हैं, और इसी में फिर हम क्या करते हैं, अमीनो एसिड की पोजीशन यहाँ पर बताते हैं 1 to 93rd पोजीशन होगा, या फिर वो किस सेगमेंट के कौन से पार्ट में वो प्रेजेंट होगा। अब ये हमारा यहाँ पर मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जिसमें देखो जैसे यहाँ पे ये ए यहाँ पर आया, ठीक है, ए है। अब ए और यहाँ पर देखो बी हेलिकल चेन, ए और बी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ए बी आया, फिर यहाँ पे ये सी हेलिकल है, फिर यहाँ पे डी है, सी और डी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे सी डी, फिर यहाँ पे ये डी है, डी यहाँ पे ई के साथ होगा। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर हो जाएगा ये आ जाएगा डी ई, फिर यहाँ पे ई एफ के साथ है तो ये हो जाएगा ई एफ, एफ फिर फर्दर जी के साथ कनेक्ट है तो ये होगा यहाँ पे एफ जी, फिर ये जी फर्दर एच के साथ तो ये बीच में यहाँ पर क्या आ जाता है जी ई जी एच बैक। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या है, टोटल 153 अमीनो एसिड की यहाँ पे चेन प्रेजेंट होती है, और यहीं पर हम पोजीशंस पर क्या बताते हैं, इनका अमीनो एसिड रेसिड्यू। अब जो आप पर ये रेड कलर का यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में यहाँ पर होता है, ये है हीम ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होता है, ये आता है हीम ग्रुप। ठीक है, हीम ग्रुप यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द हीम ग्रुप। तो सेकेंड अब हमारा यहाँ पर आ जाएगा हीम ग्रुप। अब देखो जो हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप एक्चुअल में कंसिस्ट होता है प्रोटोपोर्फायरिन रिंग से। ठीक है, कि हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो अटैच रहता है पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पर हुआ, ये अटैच रहेगा, और ये क्या करता है, ये एक टाइप की प्रोटोपोर्फायरिन रिंग है। अब ये जो प्रोटोपोर्फायरिन रिंग होती है, ये एक
पैरोल रिंग है, ठीक है, इट इज टेट्रा पैरोल रिंग, मतलब इसमें 4 पैरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे देखो, अब आपको देखो ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर एक 1 रिंग यहाँ पर ली हुई, ये यहाँ पे सेकेंड रिंग यहाँ पर है, ये यहाँ पे थर्ड है, और ये यहाँ पर क्या है 4। तो ये क्या है 4 टेट्रा पैरोल रिंग्स। देखो यहाँ पे 1, इसके साथ यहाँ पे देखो ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये चेन यहाँ पर है, फिर इधर मिथाइल ग्रुप है, ये चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर इधर मिथाइल ग्रुप है, ये चेन यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर इधर मिथाइल ग्रुप है, ये चेन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 4 यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेट्रा पैरोल रिंग। अब ये जो 4 टेट्रा पैरोल रिंग होती हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं वाया मिथाइन ब्रिजेस, ठीक है। ये जो पेप्टाइड, ये जो यहाँ पे पैरोल रिंग्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है मिथाइन ब्रिजेस। तो देखो यहाँ पर ये मिथाइन ब्रिज प्रेजेंट है, यहाँ पर ये मिथाइन ब्रिज प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर ये क्या है, मिथाइन ब्रिज प्रेजेंट है। तो प्रोटोपोर्फायरिन रिंग में यहाँ पर 4 पैरोल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं विच आर कनेक्टेड वाया मिथाइन ब्रिजेस। और ये पूरे के पूरे रिंग हमारी क्या होते हैं, प्रोटोपोर्फायरिन रिंग। और इस पोर्फायरिन रिंग में सेंटर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है आयरन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, सेंटर में ये आयरन प्रेजेंट है, और इस पूरे ग्रुप को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा हीम ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, आयरन, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो आयरन होता है, ये एक्चुअल में बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, जैसे अभी हमने पेप्टाइड चेन देखी थी, इसमें क्या था, यहाँ पर पेप्टाइड चेन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हीम ग्रुप प्रेजेंट है, और ये हीम ग्रुप फिर बाइंड करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और फिर क्या करता है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करता है, ठीक है। अब देखो ये जो आयरन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आयरन यहाँ पर बनाता है। अगर हम आयरन को यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब आयरन को थोड़ा सा यहाँ पे एनलार्ज करके यहाँ पर बताया है इस व्यू को, यहाँ पर ये आयरन है। आयरन यहाँ पर टोटल क्या करता है, ये बनाता है टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आयरन यहाँ पर क्या कर सकता है, ये बनाता है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसमें से जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो तो यहाँ पे किसके साथ होते हैं, नाइट्रोजन के साथ। जो टेट्रा पैरोल रिंग है, इसके नाइट्रोजन के साथ ये क्या करता है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन, तो ये चारों यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पैरोल रिंग प्रेजेंट है, और इनके नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब ऐसे जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ये इन्हीं पैरेलल रिंग के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक ये और एक ये यहाँ पर होगा। जैसे ये यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक ये यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखो जो आयरन यहाँ पर है ना, अब यूजली जो आयरन है ये अपनी 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, एक होती है फेरस स्टेट और एक होती है फेरिक स्टेट, ठीक है। तो 2 फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। एक जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक होती है फेरस स्टेट, ठीक है, फेरस 2 पॉजिटिव स्टेट, और एक यहाँ पर कैसे होती है, फेरिक स्टेट, इट इज 3 पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। अब ये जो Fe2 पॉजिटिव है, ये एक्चुअल में बाइंड करती है, बाइंड्स टू ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है वो यहाँ पर होती है फेरस स्टेट। तो अब ये जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं विद द नाइट्रोजन, ये एक्चुअल में करते क्या है, इस आयरन को उसकी फेरस स्टेट में यहाँ पर रख के रखते हैं, सो दैट ये जो अब आयरन है ये क्या करे, अब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे, ठीक है। तो जो आयरन यहाँ पर होगा ये क्या करता है, अपने फेरस स्टेट में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि फेरिक स्टेट ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकती, ठीक है। अब हमने देखा कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। 4 तो ये किसके साथ यहाँ पर बनाता है, पैरेलल रिंग के साथ बनाता है, मतलब नाइट्रोजन के साथ वहां पर होंगे। अभी 2 यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो अभी प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ यहाँ पर बनते हैं। अब देखो जैसे, अब एक तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पे डायरेक्टली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ यहाँ पर बनाता है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या करता है, ये डायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और एक जो यहाँ पर होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनता है, ये बनता है हिस्टिडीन के साथ, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ये यहाँ पर बनता है हिस्टिडीन के साथ। तो देखो एक तो यहाँ पर किसके साथ बनाता है, ये आयरन के साथ, एंड दूसरा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनता है वो किसके साथ यहाँ पर बनता है, हिस्टिडीन के साथ। अब इसी के साथ देखो यहाँ पर जो ये हिस्टिडीन के साथ जो डायरेक्टली ये बॉन्ड बनाता है आयरन, ठीक है, हिस्टिडीन के साथ डायरेक्टली ये जो बॉन्ड बनाता है आयरन, ये यहाँ पर क्या होता है, इस हिस्टिडीन को बोला जाता है प्रोक्सिमल हिस्टिडीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल हिस्टिडीन, ठीक है। अब इस चीज को देखो, अभी हम देखेंगे जैसे
देखो ये यहाँ पे आयरन है, ठीक है। आयरन यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 4 यहाँ पे इसके साथ किसके साथ बनता है, नाइट्रोजन के साथ बनता है। एंड 2 यहाँ पर ये क्या करता है, बनाता है विद दी एक ऑक्सीजन के साथ और एक हिस्टीडीन के साथ, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर आएंगे। तो देखो ये जो आयरन होगा इसके यहाँ पर ये तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब एक तो यहाँ पर ये क्या करता है, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक ही यहाँ पे किसके साथ बनाता है, हिस्टीडीन के साथ यहाँ पर बनाता है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी फर्दर हिस्टीडीन के साथ ही यहाँ पर क्या करती है, बॉन्ड बनाती है। अब देखो यहाँ पर जो आयरन है 2 हिस्टीडीन के साथ एसोसिएटेड है। अब एक के साथ जब ये डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है तो वो तो यहाँ पर होती है प्रोक्सिमल हिस्टीडीन, ठीक है, वो यहाँ पर होती है प्रोक्सिमल हिस्टीडीन। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर जो हिस्टीडीन प्रेजेंट है वो यहाँ पर होती है डिस्टल हिस्टीडीन, ठीक है, वो यहाँ पर है डिस्टल हिस्टीडीन। तो 2 हिस्टीडीन यहाँ पर हुई, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। प्रोक्सिमल मतलब जो आयरन के पास प्रेजेंट है, प्रोक्सिमल हिस्टीडीन, और हिस्टीडीन जो आयरन से थोड़ा दूर प्रेजेंट है वो यहाँ पर क्या, डिस्टल हिस्टीडीन। अब ये जो प्रोक्सिमल हिस्टीडीन है ये होती है हिस्टीडीन 93, जो अभी हमने देखा था 93 पोजीशन पर जो प्रेजेंट होगी, या फिर इसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ये होती है हिस्टीडीन F8, मतलब जो F हेलिकल सेगमेंट है उसके 8th पोजीशन पर जो प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोक्सिमल हिस्टीडीन। अब ऐसे डिस्टल हिस्टीडीन जो यहाँ पर होगी वो होती है हिस्टीडीन 64, ठीक है। हिस्टीडीन 64 ये आता है कौन सा सेगमेंट पर आ जाएगा, ये आता है हिस्टीडीन E7, ठीक है, E7 पर ये आता है। तो एक तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि प्रोक्सिमल हिस्टीडीन कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पे डिस्टल हिस्टीडीन कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट होगी। तो हमने यहाँ पर अभी देखा माइग्लोबिन का स्ट्रक्चर, माइग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ये हीम ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पर देखा पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये यहाँ पर क्या करती है, एसोसिएटेड रहते विद द हीम ग्रुप। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे मायोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। अब देखो सिंपल सा, अब एक चीज ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है सिंगल हीम ग्रुप, सिंगल हीम ग्रुप प्रेजेंट है, और ये सिंगल हीम ग्रुप बाइंड करता है, बाइंड्स टू 1 ऑक्सीजन, ठीक है, ये किसके साथ बाइंड करता है, 1 ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक हीम ग्रुप 1 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ऐसा अगर यहाँ पे 4 हीम ग्रुप होंगे तो वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे। अब सिंपल सा पहले यहाँ पर क्या है, मायोग्लोबिन प्लस में यहाँ पर क्या किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ। रिएक्शन यहाँ पर रिवर्सिबल है तो ये यहाँ पर बनेगा MbO2, ठीक है। अब देखो जो ऑक्सीजन की मायोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग है, जो आपकी लिनेंजर बुक है, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है प्रोटीन की बाइंडिंग विद द लाइगेंड, ठीक है। तो वहां पर मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का साथ में बताया है कि एक प्रोटीन के साथ जब लाइगेंड आके बाइंड करते हो कैसे एसोसिएशन यहाँ पर होती है, बट हम इसको सेपरेट पढ़ेंगे, मायोग्लोबिन का अलग से दिखता है, हीमोग्लोबिन का अलग से दिखता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, ये MbO2 बनेगा। अब ये तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकी एसोसिएशन, मतलब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ka एसोसिएशन कांस्टेंट होगा कि जिस रेट से मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड करता है। अब ऐसे ये रिएक्शन यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल है, तो मतलब ये जो MbO2 है, MbO2 डिसोसिएट करेगा किसमें, यहाँ पर Mb प्लस में O2 में, ठीक है। अब जिस रेट से डिसोसिएट करेगा उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, Kd। तो Kd यहाँ पर क्या होगा, Kd है यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, Kd यहाँ पर हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अब सिंपल सा अगर देखा जाए, ऑक्सीजन एक लाइगेंड ही तो है जो क्या कर रहा है, प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर रहा है। अब अगर हम देखें Kd डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kd को हम रिलेट करते हैं विद द बाइंडिंग एफिनिटी। नॉर्मल हम एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग भी चेक करते हैं, वहां पर भी हम बाइंडिंग एफिनिटी देखते हैं। वहां पर भी जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट और जो बाइंडिंग एफिनिटी उनके बीच में हम रिलेशन देखते हैं। तो जो Kd होता है, Kd इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एफिनिटी, ठीक है। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एफिनिटी। तो मतलब क्या होगा, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी उतना कम डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अब अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में एफिनिटी ज़्यादा है तो मतलब उनकी सेपरेशन होने का जो रेट होगा वो कम होगा, क्योंकि एफिनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको सेपरेट कर पाना थोड़ा सा टफ वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर होगा वो हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बाइंडिंग एफिनिटी। अब हम यहाँ से जो केडी यहाँ पर होगा, केडी को हम बता सकते हैं, तो केडी एक्चुअल में डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा होगा एम बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम बी एंड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट है, एंड यहाँ पर ये आ जाएगा MbO2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये यहाँ पे बनेगा KD। तो यहाँ पे सिंपल देखो, एक तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पे बनी जिसमें आपने क्या देखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब आप इसी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज भी कर सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे क्या कर दो, इसको ये हो जाएगा MbO2। ठीक है, MbO2 इक्वल्स टू ये यहाँ पर आ जाएगा Mb, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mb, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा KD। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे MbO2 की कॉन्सेंट्रेशन बताने तो सिंपल सा मतलब थोड़ी सी चेंज रीअरेंज यहाँ पे किया तो हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अब एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन माइग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड करता है, ये चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी माइग्लोबिन के साथ तो यहाँ पे कुछ सैचुरेशन भी तो यहाँ पर आएगा ना। जैसे सिंपल सा, जब हम क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट का पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड करता है, बाइंडिंग होती है, बट एक टाइम के बाद जो एंजाइम है वो क्या करता है, सैचुरेट कर जाता है, मतलब अब वो और किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन भी यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगी विद द ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाएगी तो माइग्लोबिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। मतलब अब माइग्लोबिन के पास भी कोई और साइट नहीं है कि जिस जैसे वो क्या करे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की यहाँ पर क्या करे, बाइंडिंग करे। तो फिर यहीं से ही हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा यहाँ पर आता है फ्रैक्शनल सैचुरेशन। ठीक है, यहीं से हमारा यहाँ पर आता है फ्रैक्शनल सैचुरेशन। अब ये जो फ्रैक्शनल सैचुरेशन है इसी को और यहाँ पर बोला जाता है स्टैंड पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये यहां पर होता है स्टैंड पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन। अब ये जो स्टैंड पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन है इसको यहाँ थीटा से रिप्रेजेंट कर या फिर आपको ये वाई से भी रिप्रेजेंट मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो थीटा यहाँ पर होगा, थीटा हम देखो कैसे कैलकुलेट यहाँ पर करते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर आता है नंबर ऑफ साइट्स। ये कैसे कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ साइट्स occupied with ऑक्सीजन। ठीक है, माइग्लोबिन की कितनी साइट है जो ऑक्यूपाइड है विद द ऑक्सीजन एंड डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाता है टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे सिंपल सा जो थीटा यहाँ पर होता है, मतलब जो फ्रैक्शनल सैचुरेशन होता है उसको हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड विद ऑक्सीजन एंड टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। अब देखो इसको कैसे, अगर हमें नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड विद ऑक्सीजन बताना है तो हमें सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा, मतलब हम यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे, हम बताएंगे MbO2 कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यही तो हमें क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन कितना बाइंड होगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स है। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ साइट्स है जो ऑक्यूपाइड है। अब अगर हमें यहाँ पर ये बताना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट है तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखो बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा जो फ्री मायोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे और साथ में यहाँ पर वो मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड है। ये दोनों ही हमें यहाँ पर क्या बताएंगे, ये बताएंगे हमें टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट। देखो समझो सिंपल, नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड विद ऑक्सीजन का मतलब क्या कि वो मायोग्लोबिन की साइट जहाँ पे ऑक्सीजन आके बाइंड कर गया, मतलब जहाँ पर हमारा MbO2 का कॉम्प्लेक्स बन गया है, अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ साइट्स है जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्यूपाइड है, मतलब MbO2 की कॉन्सेंट्रेशन।
दूसरा यहाँ पर क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड। टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड का मतलब है कि जितने टोटल नंबर ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनके पास सबके पास बाइंडिंग साइड प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या होगा कि उस मोमेंट पर जितने फ्री मायोग्लोबिन हैं प्लस में जितने मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एसोसिएटेड है वो हमें वहां पर क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड। तो हमारा जो फ्रैक्शनल सैचुरेशन होगा वो आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू MbO2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Mb प्लस MbO2। अभी देखो, अभी जो लास्ट इक्वेशन है, अब लास्ट हमने अभी यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पे MbO2 की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर आप इसी वैल्यू को, ये जो वैल्यू यहाँ पर है, इसी को अगर आप यहाँ पे पुट करो MbO2 में, तो यहाँ पर ये क्या होगा, MbO2 में ये आ जाएगा Mb कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये होगा यहाँ पे O2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा, Kd यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपॉन में यहाँ पर क्या होगा, मायोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, प्लस में यहाँ पर ये आ जाएगा Mb कॉन्सेंट्रेशन, O2 कॉन्सेंट्रेशन एंड अपॉन में यहाँ पर क्या होगा, Kd। सिंपल सा कुछ नहीं है, वो वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दी। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर होगा ये O2, ठीक है। रिजल्टेंट इक्वेशन में लिखी हुई, क्योंकि सिंपल सा हमें कैलकुलेशन इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना तो नहीं आएगा, हमें जस्ट एक फाइनल इक्वेशन यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो ये बनेगा O2 अपॉन O2 प्लस में यहाँ पर क्या होगा, Kd, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल सा एलसीएम निकाल के करोगे तो ये इक्वेशन इजी सॉल्व हो जाएगी। तो अब हमारा जो थीटा यहाँ पर है या फिर जो वाई हमारा यहाँ पर होगा, ये आ जाएगा हमारा O2 अपॉन O2 प्लस Kd, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब जैसे अगर हम ये थीटा है इसका या फिर जो वाई है, वाई की वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। अगर वाई यहाँ पर कितना था, 1। अब 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब होगा कि जितने नंबर ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड है विद द ऑक्सीजन वो इक्वल्स टू किसके यहाँ पर आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड के। मतलब सिंपल सा, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाए 1 कब आएगी, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हमें थीटा यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1, ठीक है। कि जितने नंबर ऑफ साइड्स ऑक्यूपाइड है ऑक्सीजन के और ऐसे टोटल नंबर ऑफ जो बाइंडिंग साइड है दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अब जब थीटा की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ बाइंडिंग साइड्स थी वो सब ऑक्यूपाई हो चुकी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अचीव हो चुका है, जब y इक्वल्स टू 1 होगा तब यहाँ पर आएगा 100% सेचुरेशन, ठीक है। मतलब जो मायोग्लोबिन है वो क्या कर चुका है, 100% सेचुरेट हो चुका है। मतलब वो अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर चुका है कि अब और कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बाइंड करने की कोई भी बाइंडिंग साइट अवेलेबल ही नहीं है, 100% सेचुरेशन है। अब ऐसे अगर यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आ जाए y इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, y इक्वल्स टू 0.5 यहाँ पर हो, y इक्वल्स टू 0.5 का मतलब होगा कि यहाँ पर अब क्या हो चुकी है, 50% सेचुरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 50% सेचुरेशन। 50% सेचुरेशन का मतलब क्या कि अब जो 50% साइड्स हैं वो ऑक्यूपाइड है एंड 50% साइड्स यहाँ पे क्या है, फ्री, ठीक है। अब इसे 50% सेचुरेशन पर हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं Kd को। तो हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो हम डिफाइन करते हैं इसे 50% सेचुरेशन पर। तो Kd हमारे पास होता क्या है, Kd हमारे पास आता है, ये ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन है। Kd इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एट 50% सेचुरेशन, कि जब 50% सेचुरेशन हो गई है तब उस मोमेंट पर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होगी उसे हम क्या बोलते हैं, Kd, ठीक है। तो Kd वो वैल्यू है, Kd कुछ नहीं, Kd एक ऑक्सीजन की ही अमाउंट है। कब होगी, जब 50% सेचुरेशन हो गई है, तो उस मोमेंट पर जो Kd होता, मतलब जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ही हमारी यहाँ पर क्या बनती है, Kd। जैसे सिंपल से हम Km को डिफाइन करते हैं ना, तो Km हमारा यहाँ पर होता है कि Km भी होता है, Km सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। जब हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, Km को डिफाइन करते हैं। सेम मैनर में हमारा Kd भी डिफाइंड होता है। एंड एक चीज़ याद रखना, जो हमारा मायोग्लोबिन और जो एंजाइम है दोनों की काइनेटिक्स, दोनों का जो सेचुरेशन है वो सेम तरीके से ही चलता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे सेम यहाँ पर भी क्या है, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बनता है। Kd को डिफाइन करता है, वहाँ पर हम Km को डिफाइन करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर जो Kd है,
KD यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कब होगी, एट 0.5। 0.5 मतलब जब 50% सेचुरेशन यहाँ पर हो गया, मतलब y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा 0.5। अब एक चीज देखो, अभी सिंपल सा, अभी यहाँ पर हमें क्या मिल गया, KD की वैल्यू मिल गई, वो क्या है O2 0.5। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आया हमारा y और थीटा वाला जो फ्रैक्शनल सेचुरेशन था, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, KD की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्लस में अब यहाँ पे KD की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, O2 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 यहाँ पर होगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है थीटा, या फिर ये हमारा यहाँ पर आया फ्रैक्शनल सेचुरेशन। अब जब भी हम गैसेस की बात करते हैं ना, तो जो गैसेस हमारी होती हैं, गैसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल प्रेशर की टर्म में। ठीक है, जो भी गैसेस हमारी होती है उन्हें पार्शियल प्रेशर की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर बनता है PO2। तो उनको कॉन्सेंट्रेशन में रिप्रेजेंट न करके पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से जो y होगा या फिर जो थीटा हमारा होगा वो बन जाएगा PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस में यहाँ पर होगा P50। P50 मतलब क्या है, जब 50% सेचुरेशन है उस मोमेंट पर जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, P50 आएगा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन यहाँ पर आई है थीटा वाली जो हमारी, मतलब अगर हम इसको ऐसे सिंपल सा देखें ना, ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी ना, इस इक्वेशन से हमारा यहाँ पर बनता है अब हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, ये बनता है हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि अगर हमारी इस टाइप की इक्वेशन आते हैं जैसे x अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, इस टाइप की जो इक्वेशंस आते हैं जनरली वो हमारी हाइपरबोलिक कर्व होती है। ठीक है, अब जैसे देखो, अब इसका अगर हम हाइपरबोलिक कर्व देखें तो देखो क्या बनेगा, अब इसमें x एक्सिस पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा जैसे किलो पास्कल में यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दिया, एंड y एक्सिस पर यहाँ पर क्या होगा, थीटा यहाँ पर होगा। और ये कर्व यहाँ पर कैसा आता है, कर्व हमारा यहाँ पर आता है हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, अब हाइपरबोलिक कर्व में सिंपल सा क्या होगा कि इसमें ये हमारा ऐसे होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे हमने क्या किया, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया। ठीक है, ऑक्सीजन के अमाउंट को जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, अब वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, सेचुरेशन कितना यहाँ पे 50% आता है, और फिर वहाँ पे जो माइग्लोबिन है वो क्या हो जाएगा 100% सेचुरेट हो जाएगा। मतलब अब इस पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं कि माइग्लोबिन 100% सेचुरेट यहाँ पर हो चुके हैं। मतलब अब ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज करने से भी अब माइग्लोबिन के साथ कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करेगा। तो इस टाइप का कर्व यहाँ पे क्या बनता है, हाइपरबोलिक कर्व, कि इनिशियली यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके फिर वहां पर क्या करते हैं, जैसे सैचुरेशन वहां पर आ जाते हैं, मतलब अब और कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करेगा माइग्लोबिन के साथ। अब ये जो 50% जहां पर सैचुरेशन आई, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर आई, तो इसको यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, KD। KD मतलब यहाँ पे क्या हुआ, KD हमारा यहाँ पर होगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर होगा एट 0.5, मतलब जो 50% सैचुरेशन है, और इसी को यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि क्या होगा ये P50, क्योंकि KD हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो होगा हमारा यहाँ पे P50। ठीक है, तो एक तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो यहाँ पे माइग्लोबिन होता है, माइग्लोबिन का जो कर्व यहाँ पर बनता है वो हमारा यहाँ पर होता है हाइपरबोलिक कर्व। कैसे बनता है यहाँ पे, सिंपल सा, x एक्सिस पर PO2 यहाँ पर आ जाएगा, y एक्सिस पे थीटा या फिर फ्रैक्शनल सैचुरेशन होगा। तो जैसे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट का कर्व बनता है, ऐसे ही यहाँ पर हमारा बनता है माइग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का कर्व। ठीक है, अब देखो जो ये कर्व यहाँ पर होता है हाइपरबोलिक कर्व, अब इस हाइपरबोलिक कर्व को एक्चुअल में कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता। तो इसको यहाँ पे किसमें, मतलब एक्चुअल में जनरली हमें यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं मिलती, तो हम इसी कर्व को यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व में। ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन कर्व के लिए फिर हमारा यहाँ पर अब आता है जो बनता है हिल्स प्लॉट। ठीक है, हिल्स प्लॉट बनेगा या फिर हिल्स इक्वेशन यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो हिल्स प्लॉट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर हम रेशो करते हैं y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, या फिर ये रेशो हमारा कैसे होगा, थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। ठीक है, अब y अपॉन 1 माइनस वाई या फिर थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फ्रैक्शनल सैचुरेशन था, y क्या बताता है, फ्रैक्शनल सैचुरेशन बताता है, 1 माइनस वाई यहाँ पर हमें क्या बताता है, वो हमें बताएगा फ्री मायोग्लोबिन। तो अगर हमें यहाँ पे रेट कैलकुलेट करना हो, मतलब रेशो अगर हमें यहाँ पे देखना हो, रेशो हम किसका यहाँ पर लेते हैं, रेशो हमारा यहाँ पर होगा जो सैचुरेटेड मायोग्लोबिन है
टू द यहाँ पर क्या होगा फ्री मायोग्लोबिन। तो फ्री मायोग्लोबिन हम कैसे करेंगे, जो हमारा 1 होगा 1 में से यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, जो भी यहाँ पे सैचुरेटेड मायोग्लोबिन होगा उसको कॉन्सेंट्रेशन को माइनस कर दो, तो 1 माइनस पाई हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री मायोग्लोबिन यहाँ पर होगा। तो जैसे y जो यहाँ पे था, हमने जैसे भी y देखा वो यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर आया था PO2 प्लस डिवाइडेड बाई PO2 प्लस P50। आप वहाँ पे ये वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। ऐसे 1 माइनस पाई में भी यहाँ पर क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा PO2 अपॉन P50, ठीक है, PO2 अपॉन P50। तो अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर क्या लेते हैं, log ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पर क्या लेते हैं, log लेते हैं, log ऑन बोथ साइड। तो ये बनती है हमारी इक्वेशन log y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू log PO2 माइनस log P50, ठीक है। ऐसा ही होता है कि जब भी वैल्यू हमारे डिवीजन में होता है तो log में क्या करते हैं, माइनस में जाते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आते हैं, ठीक है, log यहाँ पे PO2 माइनस log P50। तो अब ये जो यहाँ पर हुआ, ये हमारा यहाँ पर बनता है हिल्स इक्वेशन फॉर मायोग्लोबिन, ठीक है, ये यहाँ पर आते हैं हिल्स इक्वेशन फॉर मायोग्लोबिन। वैसे जर्नली देखो, जर्नली जो हम करते हैं ना यहाँ पर हिल्स इक्वेशन जो जर्नली होती है उसमें क्या होता है ना, यहाँ पर जो वैल्यूज ली जाती है ना, जैसे PO2 की जो वैल्यू यहाँ पर होती है, अभी तो यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड है, ठीक है। ये मायोग्लोबिन का केस है कि जिसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है। बट जैसे हीमोग्लोबिन का केस है, या फिर जब हम प्रोटीन लाइगेंड की बात करते हैं तो एक प्रोटीन के साथ जो लाइगेंड है वो एक से ज़्यादा भी बाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो लाइगेंड यहाँ पर होगा ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या जाते हैं n नंबर ऑफ लाइगेंड क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन का केस होता है, वहाँ पर क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, ठीक है। तो फिर तब ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन जाती है n log PO2 माइनस log P50। तो एक्चुअल में ये हमारी यहाँ पर बनती है हिल्स इक्वेशन। तो हमारा सिंपल सा जो मायोग्लोबिन का केस होता है उसमें n की वैल्यू ही हमारी 1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे वैल्यू मतलब इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा था 1 यहाँ पे, क्योंकि मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तभी हमने यहाँ पे ये नहीं पुट किया था। बट जब हीमोग्लोबिन का केस करता है वहाँ पे वैल्यू हमारी 4 होती है। तो हम जर्नलाइज इक्वेशन करते हैं तो हमारा यहाँ पे n वैल्यू यहाँ पर आ जाता है। तो ये एक्चुअल में हमारे यहाँ पर क्या बनता है, ये होती है हिल्स इक्वेशन। अब देखो ये जो हिल्स इक्वेशन है ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन जैसे देखो y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा mx माइनस सी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यहाँ पे बनी y इक्वल्स टू mx माइनस सी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये y एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो y एक्सिस होगा उसमें क्या होगा, log y अपॉन 1 माइनस वाई। x एक्सिस पर क्या होगा, यहाँ पे log PO2 यहाँ पर आ जाएगा। स्लोप अब यहाँ पर होगा n होगा, और c हमारा यहाँ पर आ जाएगा y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो c हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो जो y इंटरसेप्ट होगा वो कहाँ पर आता है, माइनस में यहाँ पे वैल्यू आती है, ठीक है। अब देखो जो n यहाँ पे स्लोप है, n जो यहाँ पर होता है, इस n को ही यहाँ पर बोला जाता है हिल्स कोफिशिएंट, ठीक है। ये n यहाँ पर होता है हिल्स कोफिशिएंट, और ये जो हिल्स कोफिशिएंट होता है ये मेजर करता है, इसको यूज किया जाता है टू मेजर डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी या फिर डिग्री ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ठीक है। इस हिल्स कोफिशिएंट को यूज करते हैं टू मेजर द डिग्री ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अब देखो कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब एक लाइगेंड आके बाइंड करता है वो दूसरे लाइगेंड की हेल्प करता है बाइंड करने में, ठीक है। जब एक मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को हेल्प करता है वहाँ पे बाइंड करने में। तो इसको यहाँ पर हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक मॉलिक्यूल आके बाइंड किया तो उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज किया। फिर उस नेक्स्ट वाले ने क्या किया, अपने से नेक्स्ट वाले की बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज किया। तो ऐसे करके यहाँ पर क्या करता है, मॉलिक्यूल्स अपने मतलब नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल की एफिनिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इस टाइप की बाइंडिंग को बोला जाता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग आपको हीमोग्लोबिन में देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके बाइंड करते हैं वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू ही बाइंड करते हैं। ऐसे कोऑपरेटिव बाइंडिंग देखने को मिलता है जब आप डीएनए करते हो, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो बाइंड करते हैं, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आता है, तो वहाँ पे जो एसएसबीज बाइंड करता है उनकी बाइंडिंग भी कैसे होती है, कोऑपरेटिव मैनर में रहती है, ठीक है। तो अब एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, मायोग्लोबिन के लिए 1 है। तो जब भी एन की वैल्यू 1 होती है तब यहाँ पर आता है नो कोऑपरेटिव बाइंडिंग, ठीक है। तो जब भी एन की वैल्यू 1 होती है तब वहाँ पर होता है नो कोऑपरेटिव बाइंडिंग, मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी कोऑपरेटिव बाइंडिंग ये शो नहीं करते। तब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आती है, 1 यहाँ पर आती है। अब जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में
एन की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो वहाँ पर वो शो करते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन यहाँ पर आई, हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब इसे लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लॉट यहाँ पे बनाते हैं, जिसे बोला जाता है हिल्स प्लॉट। तो ये यहाँ पर है हिल्स प्लॉट। अब ये जो हिल्स प्लॉट है ये आपका यहाँ पे माइग्लोबिन हीमोग्लोबिन दोनों के लिए दिया है, बट अभी हम माइग्लोबिन के लिए देखेंगे। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम हीमोग्लोबिन का केस देखेंगे और हीमोग्लोबिन का भी हिल्स प्लॉट को समझेंगे, हिल्स इक्वेशन कैसे यहाँ पर बनती है। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा लोग PO2, यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस पर यहाँ पर होगा लोग थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा या फिर वाई अपॉन 1 माइनस थीटा। अब हमने क्या था कि जो y, अब इक्वेशन यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे माइनस ही था, मतलब आपका जो y इंटरसेप्ट है वो माइनस में था, तभी देखो जो y एक्सिस है वैल्यूज कैसे यहाँ पर जा रही है, हमारा 0 -1 -2 -3 ऐसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो जो माइग्लोबिन होता है, माइग्लोबिन के लिए यहाँ पर ये जो बनता है कैसे बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगा। और माइग्लोबिन के लिए जो एन की वैल्यू यहाँ पर कैसे होती है, 1 यहाँ पर आता है। तो ये हमारा प्लॉट होता है हिल्स प्लॉट फॉर द मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के केस में भी हम देखेंगे हिल्स प्लॉट कैसे बनता है और हिल्स प्लॉट की वैल्यू कैसे यहाँ पे वेरी करती है, मतलब एन जो कोफिशिएंट यहाँ पर हिल्स कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे कैसे होती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे था माइग्लोबिन के बारे में। तो जो माइग्लोबिन में सिंपल सा आपको, मतलब वो छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि जो माइग्लोबिन है, पहले तो कॉम्पोजिशन सिंगल पेप्टाइड चेन, 153 अमीनो एसिड, एक 8 अल्फा हेलिकल सेगमेंट, A2H यहाँ पर होगा। हीम ग्रुप कैसे प्रेजेंट है, हीम ग्रुप कौन से हिस्टिडीन रेसिड्यू के साथ अटैच करता है, डिस्टल है, प्रोक्सिमल है, तो कौन सा नंबर वहाँ पर आ जाएगा। फिर जब हम इसकी काइनेटिक्स यहाँ पर करते हैं तो उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जो माइग्लोबिन है, माइग्लोबिन की बाइंडिंग कैसे यहाँ पर होती है ऑक्सीजन के साथ, डिसोसिएशन, केडी यहाँ पर आता है, केडी को डिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनल सेचुरेशन देखते हैं। फिर हम केडी को डिफाइन करते हैं 50% सेचुरेशन पर, तो एक्चुअल में ऑक्सीजन की अमाउंटिंग यहाँ पर होती है। और इसका कव यहाँ पे कैसा बनता है, हाइपरबोलिक। तो कोई भी कव यहाँ पर होगा आपने एक्सेस जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सेस से मतलब कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सेस को थोड़ा वो चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सेस ध्यान रखना है कि किस किस के वर्सेस बनेगा, हाइपरबोलिक कव है। हिल्स प्लॉट हमारा यहाँ पर बनता है स्ट्रेट लाइन कव। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो माइग्लोबिन टॉपिक आपका कंप्लीट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन टॉपिक के बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप हमारे दिसंबर एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारा समाधान 1.0 बैच। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं जुलाई मंथ में। सो आप हम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।